मेरी बुआ का विवाह करीब 20 वर्ष पहले हुआ था। तब मैं करीब 8 वर्ष की थी। मेरे फूफा जी के 3 छोटे भाई हैं और सबसे छोटी एक बहन है। घर में वो सबसे बड़े हैं। जब से मैं समझने लगी थी तब से मैंने उन्हें अलग ही रहते देखा था। मेरी मम्मी बताया करती थी कि उनकी सास और तीनों भाई और बहन बहुत सीधे थे। मेरी बुआ तेज किस्म की थी। पीहर में दादी, बुआ, पापा और मम्मी सिर्फ इकलौती भाभी थी जो उन्हें पसंद नहीं थी और ना ही पसंद था उनके काम में हाथ बटाना। यही हाल उनका ससुराल में था। उनके पति के अलावा घर में और किसी का रहना और अन्य का काम करना उनको पसंद नहीं था। और वहाँ तो उन दोनों सहित परिवार में 7 जने थे। फूफा जी की बीएसएनएल में सरकारी नौकरी थी पर थे बहुत सीधे। बुआ ने 6 माह में ही अपना रंग बताना शुरू कर दिया। बात बात में झगड़ा करना, कलेश करना, काम में आनाकानी करना, लापरवाही करना। अंत में तंग आकर उनकी सास ने ही अपने बेटे को समझा बुझाकर घर की शांति का वास्ता देकर उनको अलग कर दिया। अलग होते ही बुआ को तो जैसे मज़ा आ गया। घर में सिर्फ 2 जने और उस समय की फूफा जी की सरकारी सैलरी करीब 20,000 रुपये महीना। उन्होंने तो उस नशे में ससुराल में करीब करीब सबसे नाता तोड़ लिया। देवरों के विवाह में भी शामिल हुई तो मेहमानों की तरह। एक दिन उनकी सास को अचानक लकवा मार गया। 6 माह बिस्तर पर पड़ी रही पर बुआ मात्र उनको हॉस्पिटल में मिलकर आ गई। बाद में एक बार उनके घर जाकर हाल चाल पूछने भी गई तो दूर के रिश्तेदारों जैसा व्यवहार किया। कुल मिला के सास को कभी लगा ही नहीं कि वो उनके बेटे की बहू है जिसको उन्होंने 24 वर्ष पाला पोसा और जिसकी बहू की उन्होंने आशा की होगी। 6 माह बाद उनकी सास बिस्तर पर पड़ी पड़ी ही स्वर्गवासी हो गई। समय का पहिया घूमता गया। बुआ के एक बेटा एक बेटी, फिर एक बेटा हुआ, मतलब 2 बेटों के बीच में एक बेटी। पहले बेटी का विवाह किया, फिर बेटे का। समय का खेल देखिए। वही बड़े बेटे की पत्नी ने आते ही 6 माह भी नहीं निकाले घर से अलग होने के लिए नाटक करने चालू कर दिए। घर में कलेश करना चालू कर दिया। इस बार एक बात उल्टी हुई। बहू नौकरी पेशा थी, सरकारी हॉस्पिटल में नर्स थी। बुआ और फूफा जी ने जैसे तैसे 1 वर्ष निकाला और दूसरे बेटे का विवाह किया कि काश दूसरी वाली सही आएगी। पर दूसरी वाली पहली वाली से भी तेज निकली। बड़ी वाली तो सास ससुर से लड़ती ही थी। अब दूसरी वाली भी तैयार थी। साथ साथ वो आपस में भी लड़ने से नहीं चूकती थी। अंत में तंग आकर बुआ जी फूफा जी ने अपने दोनों मकान दोनों बेटों को दे दिए और खुद किराए के मकान में जाकर अलग रहने लगे। उन्हें अलग रहते वर्ष भर ही हुआ था कि बुआ को लकवा मार गया। लकवे से उनके मुंह, एक हाथ, एक पैर ने काम करना बंद कर दिया। बहुओं ने इलाज के समय अस्पताल में थोड़ी सेवा पानी की पर सास ससुर को कोई भी अपने घर नहीं ले गई। धीरे धीरे बुआ की हालत में कुछ सुधार हुआ। थोड़ी बहुत बोल लेती है, चल फिर लेती है, पर बुआ काम करने लायक नहीं बची। आज इस बात को 10 वर्ष हो गए। आज भी बुआ और फूफा जी दोनों अलग रहते हैं। उन दोनों का खाना बनाने से लेकर सारे काम फूफा जी करते हैं। आज भी मैं जब भी उनसे मिलती हूँ कहीं दया आती है, कहीं उनके पिछले किए हुए कर्मों पर गुस्सा आता है। बहुत कुछ उनको कहना चाहती हूँ, फिर रुक जाती हूँ। शायद भगवान की दुनिया में अपने कर्मों की सज़ा भी यही है, ऊपर कुछ नहीं। अब दूसरी कहानी। दिसंबर की सर्द रात थी। ठुठरा देने वाली ठंड ने हर किसी को अपने अपने गर्म कपड़ों में दुबकने पर मजबूर कर दिया था। ट्रेन की सीटों पर लोग रजाइयों और कंबलों में लिपटे हुए थे और मैं भी सोने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का मन बनाया,
सोने से पहले फ्रेश होने के इरादे से वॉशरूम की तरफ चल दिया। वॉशरूम के पास पहुंचा ही था कि मेरी नज़र ट्रेन के दरवाजे के पास बैठी एक बूढ़ी महिला पर पड़ी। उम्र लगभग 50 के आसपास होगी। वह फर्श पर दुबकी बैठी थी और उसके शरीर पर सिर्फ एक पुरानी पतली चादर लिपटी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ठंड से कांपती उसकी हालत देखकर मुझे भीतर तक झटका लगा। ऐसा लगा मानो वह हर सांस में दर्द महसूस कर रही हो। उसके पास सामान के नाम पर सिर्फ कपड़ों की एक छोटी पोटली थी। शायद उसमें उसका सारा सामान था। उसी समय दूसरी दिशा से एक ट्रेन तेजी से गुजरी, जिससे हवा का तेज झोंका आया। वह बूढ़ी महिला एक बार फिर ठंड से कांप उठी और खुद को और ज़्यादा लपेटने की नाकाम कोशिश करने लगी। ये दृश्य मेरे दिल को छू गया। मैं उसके पास गया और धीरे से पूछा, माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? महिला ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। मैंने फिर पूछा, आपके पास टिकट नहीं है क्या? वह रूंधे हुए स्वर में बोली, जब टीटी आएगा तो टिकट बनवा लेंगे बेटा। उसकी आवाज़ में बेबसी साफ झलक रही थी। मैंने आगे पूछा, आपका रिजर्वेशन का टिकट नहीं मिला क्या? और आप जा कहाँ रही है? इतना सुनते ही वह बूढ़ी औरत और ज़्यादा टूट गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा और तेज हो गई। वह सुबकते हुए बोली, आज मेरी बेटी की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। इतना कहते ही वह औरत पूरी तरह से फबक पड़ी। उसने बताया कि उसकी बेटी ही उसका एकमात्र सहारा थी। अब उसके पास कोई नहीं बचा था। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। एक माँ की ये दशा, उसकी बेटी को खोने का दुख और अब उसकी बेबसी, ये सब मेरे सामने था। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और अपनी सीट पर ले जाकर बैठाया। ठंड से कांप रही उस महिला को मैंने अपना कंबल ओढ़ा दिया। उसकी हालत देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके दुख को कैसे कम करूं, लेकिन कम से कम इस कड़ाके की ठंड में उसे थोड़ी राहत देने की कोशिश तो कर सकता था। थोड़ी देर बाद टीटी हमारे कोच में आया। मैंने उससे उस महिला का टिकट बनवाने के लिए कहा। टीटी भी उसकी हालत देखकर भावुक हो गया और उसने तुरंत टिकट बना दिया। महिला ने मुझे धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह दर्द साफ झलक रहा था, जिसे शायद कोई राहत नहीं दे सकती थी। वह रास्ते भर चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। रात का वह सफ़र मेरे लिए भावनाओं का तूफान लेकर आया। एक अनजानी महिला की बेबसी, उसके जीवन की त्रासदी और उसकी आंखों में वो असीम दर्द जिसे देखना शायद किसी के लिए भी आसान नहीं होता। मैंने सिर्फ इतना किया कि उसकी थोड़ी मदद की, लेकिन उस रात ने मुझे बहुत गहराई से प्रभावित किया। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख के बताया करें कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। थैंक यू।